नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कोर डेटा संघ के बारे में, और हम कोर डेटा संघ को जब पढ़ रहे हैं तो कोर डेटा संघ होता है, उसकी सबसे मुख्य विशेषता ये होती है कि उनके नोटोकोड पाई जाती है, या तो वो पूरे जीवन भर पाई जाती हैं या जीवन की किसी न किसी अवस्था में नोटोकोड जरूर पाई जाती हैं। जब हमने इस कोर डेटा संघ का वर्गीकरण किया तो हमने देखा कि कोर डेटा संघ होता है, इसमें 3 उपसंघ होते हैं, और जो 3 उपसंघ होते हैं उनमें से एक उपसंघ होता है यूरोकोर डेटा, दूसरा उपसंघ होता है वो होता है सिफेलोकोर डेटा, और तीसरा जो उपसंघ होता है वो होता है वर्टिब्रेटा अर्थात कशेरुकी। हम पहले वाले 2 को पढ़ चुके थे और वर्टिब्रेटा को पढ़ रहे थे। वर्टिब्रेटा में है उसको मुख्य रूप से 2 समूहों में विभाजित किया जाता है, एक एग्नेथा और एक ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा में वे जीव आते हैं जिनमें जबड़े नहीं पाए जाते हैं, जबकि ग्नेथोस्टोमेटा होता है इसके अंतर्गत जबड़े वाले जीव आते हैं। और इस ग्नेथोस्टोमेटा को 2 महावर्गों में विभाजित किया गया था, एक था पिसीज महावर्ग और दूसरा जो महावर्ग था वो था टेट्रोपोडा। पिसीज है उसमें मछलियां आती हैं और इसके बारे में हम देख चुके थे, जबकि जो टेट्रोपोडा है जिसको आज हम देखने वाले हैं, ये टेट्रोपोडा होता है। टेट्रा का मतलब होता है 4 और पोडा का मतलब होता है पैर, अर्थात ऐसे जीव जिनमें 4 पैर अर्थात उपांग पाए जाते हैं। अब ये जो 4 पैर होते हैं ये कई जीवों के अंतर्गत पंखों के अंदर रूपांतरित हो सकते हैं, और जो कई जीव होते हैं जैसे मनुष्य होता है, इसके जो ये चारों उपांग या पैर होते हैं इनमें से 2 हाथ के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं, लेकिन ये सभी के सभी टेट्रोपोडा में शामिल होते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो आज हम देखने वाले हैं टेट्रोपोडा को, अर्थात 4 पैर वाले। हमने कल ही बताया था टेट्रोपोडा को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है, और जो ये 4 वर्ग होते हैं इनमें से जो पहला वर्ग होता है वो होता है उभयचर अर्थात एम्फीबिया, दूसरा होता है सरीसृप अर्थात रेप्टाइल्स, तीसरा जो होता है एवीज अर्थात पक्षी वर्ग, और चौथा होता है स्तनधारी अर्थात मेमेलिया। और आज हम इन चारों के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेट्रोपोडा को। टेट्रोपोडा का मतलब हो गया 4 पैर वाले। यह कशेरुकी का एक प्रमुख समूह होता है, और टेट्रा का मतलब होता है 4 और पोडा का मतलब होता है पैर, अर्थात इस समूह के जीव होते हैं इनमें 4 अंग अर्थात 4 उपांग बोलेंगे, इनको हम क्या बोलेंगे? उपांग। 4 उपांग पाए जाते हैं जिनमें 2 आगे और 2 पीछे होते हैं, और ये 4 उपांग होते हैं या तो पैर होते हैं या फिर पंख के रूप में भी रूपांतरित हो सकते हैं। टेट्रोपोडा का विकास होता है, ये ऐसे माना जाता है कि हड्डियों वाली जो मछलियां थी, जो ओस्ट्रिक्टिज मछलियां थी, उनसे माना जाता है। जल जीवन से स्थलीय जीवन की ओर संक्रमण का प्रमुख समूह है। अभी तक हम देख रहे थे जैसे मछलियां वगैरह थी ये मुख्य रूप से जल में ही पाई जाती थी, अब ये जल से किस ओर बढ़ेंगे? स्थल की ओर बढ़ेंगे। तो जो संक्रमण अवस्था बन रही है भाई, जल से निकलकर कहां आ रहे हैं? स्थल की ओर आ रहे हैं। जैसे पिछले वालों में हमने देखा था श्वसन होता है वो गलफड़ों अर्थात गिल्स के द्वारा होता है। यहां पर हमें ध्यान रखना है कि फेफड़ों के द्वारा श्वसन होता है, हालांकि कुछ में त्वचा के द्वारा भी श्वसन होता है। जो कंकाल होता है वो हड्डियों युक्त होता है और मजबूत एक रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। टेट्रोपोडा में कितने वर्ग आते हैं? 4 आपको बता दिया है। एम्फीबिया मतलब उभयचर, रेप्टाइल मतलब रेंगने वाले जीव अर्थात सरीसृप, एवीज मतलब पक्षी वर्ग, और मेमेलिया मतलब स्तनधारी। इस प्रकार से ये 4 वर्ग होते हैं, ये टेट्रोपोडा में शामिल होते हैं। अब हम एक एक वर्ग है उसको देखने वाले हैं। उभयचर, उभय का मतलब आप सब समझ रहे हो, उभय का मतलब 2 जगह पर, और चर का मतलब रहने वाले, अर्थात ऐसे जीव आएंगे उभयचर में तो जो 2 स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे जल में भी रहते हैं और कहां पर रहते हैं? स्थल पर भी रहते हैं। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण आप सब जानते हैं, मेंढक। मेंढक जल में भी रहता है और स्थल पर भी रहता है। तो सबसे पहला हम वर्ग देख रहे हैं वो देख रहे हैं उभयचर, जिसे हम एम्फीबिया भी कहते हैं। एम्फी का मतलब होता है 2।
तो एम्फीबिया अर्थात उभयचर होते हैं, इसका मतलब होता है दोनों, और बायोस का मतलब होता है जीवन, अर्थात दो जगह अपना जीवन यापन कर सकते हैं, जल में भी और स्थल पर भी। जो जीव जल और स्थल दोनों में जीवन व्यतीत करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं। सिंपल सी बात है, सबको पता होती है। इनमें जो गैसों का आदान प्रदान, कहने का मतलब श्वसन होता है, वो त्वचा के द्वारा भी होता है। किसके द्वारा? त्वचा के द्वारा भी श्वसन होता है। ये सामान्य तौर पर रात में ज्यादा सक्रिय होते हैं। आप सबने देखा होगा मेंढक वगैरह होते हैं, ये रात में ज्यादा सक्रिय होते हैं, रात में ज्यादा क्रियाशील होते हैं। उभयचरों में आहार नाल होता है, अर्थात पाचन मार्ग होता है वो, इसके अलावा मूत्र मार्ग और इसके अलावा जनन मार्ग, ये तीन जो मार्ग हैं, पाचन मार्ग, मूत्र मार्ग और जनन मार्ग, तीनों एक ही छिद्र में जाकर क्या होते हैं? खुलते हैं, जिसे क्लोका कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोका, या जिसे हम क्या कहते हैं? अवस्कर छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अवस्कर छिद्र कहते हैं। ये तीनों जाकर एक ही में खुले जाते हैं। हमें ध्यान रखना है कि जो ये उभयचर होते हैं, इनका जो बचपन अर्थात जो लार्वा अवस्था होती है वो तो होता है पानी में, अर्थात जनन के लिए इनको पानी की आवश्यकता होती ही होती है। तो जो लार्वा अवस्था होती है वो तो पानी में होती है, और वयस्क है वो पानी में भी रह सकता है और स्थल पर भी रह सकता है। जलीय लार्वा पाया जाता है और स्थलीय वयस्क का विकास होता है। इस कारण बोला जा सकता है कि उभयचर होते हैं, उनका बचपन पानी में बीतता है और जवानी कहाँ बीतती है? जमीन पर। और यही उभयचर की क्या है? कहानी है। यदि हम इनके मुख्य लक्षण देखें, कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं, तो एकदम सिंपल देख लेते हैं कि आवास आप सबको पता है जल में और स्थल दोनों जगह पर, तो जल और स्थल। त्वचा, आप मेंढक की त्वचा को देख सकते हो, एकदम मुलायम त्वचा होती है, लचीली त्वचा होती है, और ये त्वचा के द्वारा श्वसन भी करते हैं। तो एकदम नंगी, पतली, नम और ग्रंथि युक्त क्या होती है? त्वचा होती है, मुलायम त्वचा होती है एकदम। पंख होते हैं वो नहीं होते हैं, उभयचर में पंख नहीं पाए जाते। मेंढक में कोई पंख होता है? नहीं, उसमें क्या होती हैं? पैर, और ये पैर होते हैं चलने का, कूदने का, उछलने का, तैरने का, यही कार्य करते हैं। तो पंख नहीं होते हैं, चार पैर उपस्थित होते हैं। नाम से ही पता चल रहा है टेट्रोपोडा में आते हैं। श्वसन अभी आपको बताया। टेडपोल जो लार्वा जो पानी में रहता है, अभी आपको बताया था कि जो लार्वा होता है वो पानी में ही होता है। तो इनका जो लार्वा होता है मेंढक का लार्वा, उसे हम बोलते हैं टेडपोल लार्वा। मेंढक के लार्वा का नाम क्या है? टेडपोल लार्वा। तो टेडपोल लार्वा के अंदर तो गलफड़े के द्वारा क्या होता है? श्वसन होता है। और जबकि वयस्क होता है, वयस्क अवस्था में ये फेफड़े से भी करते हैं श्वसन और त्वचा से भी करते हैं। आप सबको पता होगा कि मेंढक होते हैं वो सर्दियों के अंदर मिट्टी के अंदर चले जाते हैं, गर्मियों में भी अंदर चले जाते हैं, और बरसात के मौसम में सबसे ज्यादा बाहर दिखाई देते हैं। तो मिट्टी में ये श्वसन कैसे करते हैं? फेफड़े नहीं काम करते, उस समय त्वचा के द्वारा श्वसन करते हैं। हृदय होता है। मछलियों का जो हृदय था वो दो कोष्टक वाला था, एक आलिंद और एक निलय। जबकि अब उभयचर में जो हृदय है वो कितने कोष्टक वाला हो गया है? 3 कोष्टक वाला हो गया है, जिसमें से 2 तो हो गए हैं आलिंद और 1 हो गया है निलय। निलय कितने हैं? 1। रक्त कैसा है? ठंडा। आपको पिछली बार भी बताया था और अब भी बता रहे हैं, ठंडे रक्त का मतलब हो गया है कि इनके शरीर का तापमान होता है ये नियत नहीं रहता है, वातावरण के अनुसार क्या होता रहता है? बदलता रहता है। जहाँ पर तापमान कम है इनके शरीर का तापमान भी कम हो जाता है, और जहाँ पर ज़्यादा है इनका शरीर का तापमान भी ज़्यादा हो जाता है। इस कारण ये एकदम जो बिल्कुल ठंडे स्थान होते हैं वहाँ पर नहीं पाए जा सकते हैं। कान है, तो कान होता है कर्णपटह उपस्थित होती है, बाहर की तरफ क्या होती है? एक झिल्ली पाई जाती है, टेम्पेन झिल्ली जिसे हम बोलते हैं कान में, वो पाई जाती है। जनन कैसा होता है? लैंगिक। और निषेचन याद रखना है कि सामान्य तौर पर जो उभयचर होते हैं उनमें निषेचन कैसा होता है? बाह्य, और इन्हें निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती ही होती है।
तो इनमें बाह्य निषेचन होता है ज्यादातर में। विकास कैसा? परिवर्तनशील, कहने का मतलब अप्रत्यक्ष। इनके जीवन में लार्वा अवस्था पाई जाती है। लार्वा अवस्था का मतलब ये हो गया है कि इनका जो वयस्क, जो हम मेंढक देखते हैं और जो इसका बच्चा देखते हैं, वो बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं, दोनों बिल्कुल अलग अलग होते हैं। लार्वा में तो पूंछ भी पाई जाती है और आप देखोगे मेंढक के कोई पूंछ नहीं पाई जाती है। तो इस कारण इनमें अप्रत्यक्ष परिवर्तन होता है। पूंछ वयस्क में तो अनुपस्थित होती है लेकिन लार्वा में पाई जाती है। रीढ़, ये कशेरुकधारी है, कहने का मतलब रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये हमने कौन सा वर्ग देखा है? उभयचर, अर्थात आपके एम्फीबिया। उदाहरण देख लो भाई इसके। राना टिग्रीना मेंढक है, मेंढक है जिसका नाम क्या है? राना टिग्रीना। इसके अलावा बूफो, बूफो किसे बोलते हैं? टोड मेंढक। ये नॉर्मल मेंढक है और ये टोड मेंढक। टोड को बोलते हैं बूफो और जो जनरल जो नॉर्मल मेंढक होता है उसको बोलते हैं राना टिग्रीना। और इसके अलावा ये है सेलामेंडर। क्या है? सेलामेंडर। तो ये सारे के सारे कैसे हैं? उभयचर हैं, जो जल में भी रह सकते हैं और स्थल में भी रह सकते हैं। तो ये पहला वर्ग हो गया है हमारा उभयचर। इसके बाद में दूसरा वर्ग जो आता है सरीसृप। सरीसृप रेप्टिलिया का मतलब होता है रेंग कर चलने वाले, जो भूमि से एकदम रेंग कर चलते हैं, एकदम चिपक कर चलते हैं। तो ये सारे के सारे इसमें आते हैं, जैसे इसमें सांप हो गया, मगरमच्छ हो गया, ये सारे इसी के अंतर्गत शामिल होते हैं। रेप्टाइल का मतलब होता है रेंगने वाले जीव। कौन से जीव होते हैं? रेंगने वाले। ये भूमि पर रहने के लिए पूर्णतः अनुकूलित हैं। पहला ऐसा वर्ग है या पहला ऐसा समूह है जो पूर्ण रूप से भूमि पर पाया जाता है। हालांकि इसके कुछ सदस्य जल में भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये ऐसा है जो पूर्ण रूप से भूमि पर रह सकता है, जल को इनकी आवश्यकता नहीं है। त्वचा पर एक सूखी और शल्क युक्त क्या पाई जाती है? त्वचा पाई जाती है। पिछले वाले में हमने देखा था नम त्वचा थी, शल्क अनुपस्थित थे, एकदम लचीली मुलायम त्वचा थी। यहां पर जो त्वचा है एकदम सूखी है और उस पर भी क्या पाए जाते हैं? शल्क पाए जाते हैं। शारीरिक तापमान वातावरण पर निर्भर करता है, कहने का मतलब यह हो गया कि कैसे हैं? असमतापी होते हैं। कैसे होते हैं? असमतापी। कहने का मतलब शरीर का तापमान वातावरण पर डिपेंड करेगा, वातावरण का तापमान जैसा रहेगा वैसा ही इनका शरीर का तापमान हो जाएगा। और कुछ में विष ग्रंथियां भी देखने को मिलती हैं, जैसे कोबरा, नाग, करेत, इनमें क्या होती है? विष ग्रंथियां देखने को मिलती है, जहर जिनसे बनता है। तो इस प्रकार से ये हैं सरीसृप। इनके लक्षण देखें, कौन कौन से लक्षण है भाई सरीसृप में? तो कहाँ पर रहते हैं? मुख्य रूप से स्थलीय। हालांकि कुछ जंतु जल में हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कहाँ पर पाए जाते हैं? स्थल पर पाए जाते हैं। त्वचा भी आपको बताई है, सूखी होती है, एकदम मोटी त्वचा होती है और शल्क युक्त होती है। और वो शल्क किसके बने होते हैं? केरोटीन के। केरोटीन एक पदार्थ है जिससे ये बने होते हैं। पंख नहीं पाए जाते हैं, पंख नहीं पाए जाते हैं। लेकिन ध्यान से सुनना कि जो सांप है, सर्प, कोबरा जो भी है, उनमें 4 पैर भी नहीं पाए जाते हैं। ये ध्यान रखना कि इनमें 4 पैर हैं या उपांग हैं, वो सांपों में अनुपस्थित होते हैं। वो एक तरीके से क्या हो गई हैं? विलुप्त हो गए हैं। श्वसन, उसमें हमने देखा था गलफड़े भी थे, फेफड़े भी थे, त्वचा भी कर रही थी। यहां पर त्वचा के द्वारा श्वसन नहीं होता है, केवल किसके द्वारा होता है? फेफड़ों के द्वारा श्वसन होता है। किसमें? सरीसृप में। हृदय, पिछले वाला हमने देखा था कितना था? 3 कोष्टक वाला उभयचर में। इसमें भी सामान्य तौर पर जो सदस्य होते हैं उनमें 3 कोष्टक वाला, कहने का मतलब 2 आलिंद और 1 निलय होता है। लेकिन इसका एक अपवाद है कि जो मगरमच्छ है, क्रोकोडाइल है, उसका जो हृदय होता है वो 4 कोष्ठकीय होता है, जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं। किसमें? मगरमच्छ में। याद रखना है, सरीसृप में होता 3 वाला है, लेकिन मगरमच्छ इसका एक अपवाद है जिसमें 4 कोष्ठक वाला हृदय पाया जाता है। कान, बाहर कोई कान नहीं होते हैं, लेकिन कर्णपटय है, जैसे हमारे अंदर कान के अंदर झिल्ली पाई जाती है, कान का पर्दा पाया जाता है, कर्णपटय है, वो इनमें भी पाया जाता है।
रक्त भी आपको बता दिया, तापमान के अनुसार बदलता रहता है, कहने का मतलब ठंडा रक्त पाया जाता है। चलना, तो ये रेंगते हैं, मतलब एकदम भूमि से चिपक कर चलते हैं, किससे? पैरों से। लेकिन सांप होता है वो तो एकदम वैसे ही चिपक के चलता है। प्रजनन, जनन कैसा होता है? लैंगिक। और निषेचन कैसा होता है? आंतरिक। अब क्योंकि इनको जल की आवश्यकता नहीं है तो कैसा निषेचन होगा? आंतरिक। और सामान्य तौर पर जो जंतु होते हैं वो क्या देते हैं? अंडे देते हैं, अर्थात अंडज होते हैं। इनके जो अंडे होते हैं वो शक्त और चमड़े के जैसे खोल वाले होते हैं। और कहां पर अंडे देते हैं? भूमि पर ही देते हैं। उत्सर्जन किसके द्वारा? गुर्दे के द्वारा, अर्थात किडनी के द्वारा होता है। और याद रखना है, क्योंकि ये कौन से पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं? यूरिक अम्ल का। इनके पास पानी की बिल्कुल कमी होती है, और पानी की कमी होती है तो ये पानी का उत्सर्जन बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। इस कारण जो भी नाइट्रोजनी अपशिष्ट है उसको एकदम छोटी छोटी गोलियों के रूप में ये क्या करते हैं? यूरिक अम्ल के रूप में बाहर निकालते हैं। तो ये सारा का सारा कौन सा वर्ग हो गया है? हमारा सरीसृप वर्ग। उदाहरण आप वैसे तो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी देख लो। नाग हो गया, कोबरा जिसका वैज्ञानिक नाम है नाजा नाजा। वाइपर अर्थात सांप हो गया, जिसे वाइप्रा कहते हैं। छिपकली हो गई, लिजार्ड। इसके अलावा टर्टल या टोर्टोइस अर्थात कछुआ। क्रोकोडाइल जिसे एलिगेटर या क्रोकोडाइलिस कहते हैं, ये भी इसी के अंतर्गत शामिल होता है। तो ये कौन से में हो गए हैं? सरीसृप में। उदाहरण ये आप देख रहे हैं, वृक्ष छिपकली हो गई है, ये क्रोकोडाइल हो गया है, ये टर्टल हो गया है कछुआ, और ये कोबरा। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ग हम देखते हैं और वो आता है पक्षी वर्ग। पक्षी वर्ग होते हैं, इनमें जो चार जो पैर होने चाहिए थे उनमें से दो तो होते हैं पैरों के रूप में, बाकी दो आपके पंखों के रूप में बदल जाते हैं। इसके अलावा इनकी हड्डियां होती हैं वो कैसी होती हैं? खोखली होती हैं, जिनमें हवा भर जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट जो इनकी विशेषता है कि इनमें एयर सेक पाया जाता है, अर्थात हवा को रोकने वाली एक संरचना पाई जाती है जिसमें हवा भरी रहती है। इनके त्वचा के ऊपर कोई ग्रंथि नहीं पाई जाती है, लेकिन पूंछ में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे बोलते हैं तेल ग्रंथि, और उसके अलावा कोई ग्रंथि नहीं पाई जाती है। और बाकी उड़ते तो हैं। तो ये उष्ण रक्त वाले, ध्यान से सुनना, अभी तक चाहे से हमने मछलियों में पढ़ा है, चाहे से हमने उभयचर में पढ़ा है, और चाहे से हमने सरीसृप में पढ़ा है कि सभी कैसे थे? अशमतापी थे। लेकिन ये कैसा है? समतापी। अर्थात इनके शरीर का तापमान होता है वो वातावरण पर निर्भर नहीं करता है, इनके शरीर का तापमान निश्चित होता है, उसको बनाए रखते हैं। तो ये उष्ण रक्त वाले कशेरुकी जीवों का क्या है? एक वर्ग। उड़ान के लिए ये विशेष रूप से अनुकूलित होते हैं, उड़ने के लिए। शरीर पर पंख होते हैं, फेदर्स, और ये इनकी सबसे मुख्य क्या है? विशेषता। शरीर धाराधार होता है। धाराधार का मतलब क्या हो गया कि शरीर की संरचना इस प्रकार की होती है कि ये उनको उड़ने में क्या करे? मदद करे। पक्षियों के जो आगे से एकदम त्रिकोण जैसी होती है और पीछे से थोड़ी सी चौड़ी होती है, जिसको यह क्या करती है? उड़ने में मदद करती है। और इसी के अनुसार जो प्लेन वगैरह की संरचना होती है वो भी आगे से त्रिकोणी होती है, तो धाराधार होती है। स्टेनम पर कील मौजूद होती है, एक संरचना होती है जो इनको उड़ने में क्या करती है? मदद करती है। इनकी मांसपेशियों को लगातार क्या करती है? उड़ने के लिए तैयार करती है। तो कील मौजूद होती है किस पर? स्टेनम। स्टेनम का मतलब जो सामने वाली हड्डी होती है, जैसे हमारे भी स्टेनम होती है सामने वाली हड्डी, उस पर पाई जाती है। इसके अलावा कोलर बोन पाई जाती है, फर्क्यूला जिसे विश बोन भी कहते हैं। और पूंछ के लिए पंख की दिशा में नियंत्रण में सहायक होते हैं। पूंछ के पंख होता है दिशा नियंत्रण के में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। पंख, पंखे जैसे फेफड़े, चार कक्षीय दिल। अब ध्यान से सुनना, पक्षी वर्ग होता है जिसका हृदय कैसा हो जाता है? चार कोष्ठक वाला, जिसमें दो आलिंद और दो निलय। इनमें पंख पाए जाते हैं, फेफड़े पाए जाते हैं, और फेफड़े मतलब एयर सेक, हवा भरने वाले। और इसके अलावा चार कक्षीय क्या होता है? इनका हृदय होता है।
इनकी जनरल विशेषताएं देखें तो क्या क्या है भाई? शरीर पर आवरण किसका है? पंखों का। और इसके अलावा चोंच इनमें पाई जाती है और चोंच में कोई दांत नहीं होते हैं। तो ये तो शरीर की संरचना। अंग देखें तो आगे के अंग होते हैं, इसमें चार जो उपांग थे उनमें से दो तो बदल जाते हैं पंख के रूप में और पीछे वाले रह जाते हैं पैर। इसके बाद में श्वसन किसके द्वारा होता है? फेफड़े। और इसके अलावा इसमें एयर से एक पाई जाती है वायु की थैलियां, जिसके कारण से ये उड़ने में इनको क्या करती हैं? सहायता करती हैं। हृदय कितना? 4 कोष्ठक वाला और दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। 4 कोष्ठक होते ही रक्त परिसंचरण कैसा हो गया है? दोहरा। अर्थात एक शुद्ध रक्त और जो अशुद्ध रक्त अर्थात जिसे बोल सकते हैं ऑक्सीजन कृत रक्त और वी ऑक्सीजन कृत रक्त होता है, वो अलग अलग बहता है। कैसा होता है? गर्म अर्थात समतापी होते हैं। हड्डियां एकदम हल्की होती हैं और वायु से भरी हुई होती हैं। इसके अलावा देखो आंखें विकसित होती है और एकदम तेज होती हैं। त्वचा एकदम सूखी होती है जिसके ऊपर कोई ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं, केवल पूंछ में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं तेल ग्रंथि। प्रजनन, जनन सामान्य तौर पर लैंगिक होता है और कैसा निषेचन होता है? आंतरिक। और पक्षी होते हैं ये सामान्य तौर पर अंडे ही देते हैं। अंडे जो होते हैं आप सबने देखा होगा कि जो पक्षियों के अंडे होते हैं उनके ऊपर सफेद एक परत होती है जो कैल्शियम की बनी होती है। तो कैल्शियम युक्त क्या पाया जाता है? कवच पाया जाता है। और कान होते हैं हमारे, तो जैसे कान के बाहर की तरफ ये पिन्ना है, बाह्य कर्ण है, लेकिन इनमें बाहर की तरफ हमें कान दिखाई नहीं देता है, बल्कि ये कान का क्या पाया जाता है? छिद्र ही पाया जाता है। किसमें? पक्षियों में। उदाहरण देख लो भाई, उड़ने वाले पक्षी। अब आप सोचोगे कि पक्षी तो उड़ते ही हैं, लेकिन कुछ पक्षी ऐसे हैं जो उड़ नहीं सकते। उड़ने वाले पक्षी में कबूतर हो गया, कौवा हो गया, तोता हो गया, बाकी आप उदाहरण देख सकते हो। जल पक्षी जो जल में रहते हैं, बतख, हंस, सारस अर्थात क्रेन। पक्षाघात या उड़ान वाले, कहने का मतलब उनके पंख तो हैं लेकिन एकदम कमजोर हो गए हैं, जैसे हो गया शत्रुमुर्ग हो गया, पेंगुइन हो गया, ईमू हो गया, ये आपके कैसे हैं? पक्षाघात या उड़ान नहीं भर सकती। शिकारी पक्षी होते हैं कुछ, जैसे चील हो गया, बाज हो गया, उल्लू हो गया। और गीत गाने वाले जैसे बुलबुल गाती रहती है, मैना है, कोयल है, ये सब कुछ उदाहरण आप देख सकते हो। ये चील है, शत्रुमुर्ग है, तोता है, मोर है। तो ये सारे के सारे किस में आते हैं? पक्षी वर्ग में आते हैं। तो ये हो गया हमारा पक्षी वर्ग। और अब सबसे अंतिम वर्ग जिसके अंतर्गत मनुष्य भी शामिल होता है, और उस वर्ग का नाम है मेमेलिया, या जिसे कहते हैं स्तनधारी। सबसे मुख्य विशेषता इनकी यही होती है कि इनके पास स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। नाम से ही पता चल रहा है स्तनधारी मतलब स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनसे दूध नामक एक पदार्थ निकलता है, एक स्राव श्रावित होता है। और ये दूध होता है वो बच्चों के लिए पोषण का कार्य करता है। सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता। मेमेलिया मतलब मम्मा, और मम्मा का मतलब क्या होती है? मम्मा होती है वो दूध पिलाती है, क्योंकि उनके पास क्या पाई जाती हैं? स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो स्तन ग्रंथियां होती हैं। तो मादा स्तनधारी होती है, अपनी संतान को दूध पिलाती है, और यही इस वर्ग है, इसकी सबसे मुख्य पहचान है। शरीर पर पसीने के लिए क्या पाई जाती हैं? देखो इन पक्षियों में पसीना निकलता है, सॉरी पक्षी नहीं, इन जो जीव होते हैं उनमें पसीना निकलता है। इस कारण पसीने के लिए स्वेद ग्रंथियां होती हैं। और ये स्वेद ग्रंथियां होती हैं, ये पसीना क्यों निकलता है? क्योंकि शरीर के तापमान को क्या करना है? नियत बनाए रखना है, एक समान बनाए रखना है। ताप नियंत्रण में सहायक होती है। माता पिता द्वारा अच्छी देखभाल, जीवित रहने की संभावना अधिक होती है। भाई छोटे बच्चे होते हैं, उनकी देखभाल माता पिता बहुत ज्यादा करते हैं, इनमें उनको दूध पिलाते हैं, इस कारण इनकी जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है। आवाज उत्पन्न करने के लिए इनके पास क्या पाए जाते हैं? लेरिंग्स। जैसे हमें आवाज उत्पन्न करने के लिए क्या है? हमारा स्वर बॉक्स है, लेरिंग्स है, कंठ, जिसे हम कंठ बोलते हैं, वो पाया जाता है, जिसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। बाल और दूध, शरीर पर क्या पाए जाते हैं? बाल, और इसके अलावा दूध।
स्तनधारी की क्या है पहचान। अब जो आपसे पूछा जा सकता है, सामान्य तौर पर हम यही जानते हैं कि स्तनधारी होते हैं वो सीधे बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन कुछ स्तनधारी हैं जो क्या करते हैं अंडे भी देते हैं। यह उदाहरण आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, और वो कौन सा है, प्लेटिपस, ऐसा स्तनधारी जो अंडे देता है। प्लेटिपस या जिसे बोलते हैं डकबिल, प्लेटिपस या जिसे बोलते हैं डकबिल, या ऑर्निथोरिंकस। कौन सा है, ऑर्निथोरिंकस। प्लेटिपस इसी को बोलते हैं ऑर्निथोरिंकस या इसे बोलते हैं डकबिल। और ये जो है ये कैसा स्तनधारी है जो क्या देता है, अंडे देता है। इसके अलावा थैलीधारी, आपने देखा होगा कंगारू होते हैं, उनके सामने की तरफ क्या हो जाती है, एक थैली जैसी संरचना होती है और जिसके अंदर ये बच्चों को छुपाकर रखते हैं। तो थैलीधारी जैसे हो गए हैं कंगारू या ओलीपोसम। और ये सामान्य तौर पर ये कंगारू वगैरह केवल और केवल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही पाए जाते हैं। तो ये भी क्या होते हैं, स्तनधारी। इसके अलावा उच्च स्तनधारी जिनमें गर्भनाल होती है, गर्भनाल का मतलब होती है प्लेसेंटा, अपरा जिसे हम बोलते हैं, वो पाई जाती है। जैसे मनुष्य हो गया, गाय हो गया, हाथी हो गया, कुत्ता हो गया, ये सारे के सारे सबसे उच्च स्तनधारी होते हैं। देखो इनकी विशेषताएं, स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं मादा में संतान को दूध पिलाने हेतु। शरीर पर आवरण, हमारे शरीर पर क्या पाए जाते हैं, बाल या जिसे बोलते हैं रोम, रोम पाए जाते हैं। हृदय कैसा, 4 कोष्ठक वाला, 2 आलिंद और 2 निलय। रक्त, तो अब हमारा उष्ण रक्त है, कहने का मतलब हमारा शरीर का तापमान निश्चित बना रहता है, मुख्य विशेषता। श्वसन किसके द्वारा होता है, फेफड़ों के द्वारा। और इन फेफड़ों में श्वसन को नियंत्रित करने के लिए साथ में क्या पाए जाते हैं, डायफ्राम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, डायफ्राम। फेफड़ों के नीचे एक पतली झिल्ली नुमा संरचना होती है जो हमारी श्वसन में क्या करती है, मदद करती है, श्वास को अंदर लेने में और बाहर छोड़ने में। जनन कैसा होता है, आंतरिक, निषेचन कैसा होता है, आंतरिक। और साधारणतया ये क्या होते हैं, जरायुज होते हैं, अर्थात बच्चों को उत्पन्न करते हैं। मस्तिष्क एकदम अत्यधिक विकसित, सबसे विकसित जो मस्तिष्क पाया जाता है वो किसका पाया जाता है, स्तनधारियों का, और स्तनधारियों में भी मनुष्य। कान, जो कान होते हैं इसमें बाहर की तरफ क्या पाई जाती है कि बाहर की तरफ हमें देखने को मिलता है ये पिन्ना, इसे क्या बोलते हैं, पिन्ना, अर्थात बाह्य कान देखने को मिलता है। और कंकाल देखें तो हमारा जो कंकाल है अस्थियों और उपास्थि दोनों से मिलकर बना होता है। यदि हम देखें तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है कशेरुकी है, अर्थात कशेरुक दंड है, इसमें 7 सर्वाइकल कशेरुका पाई जाती हैं ज्यादातर में। स्तनधारी में सर्वाइकल का मतलब क्या हो गया, गर्दन के अंदर जो रीढ़ की हड्डी है ये पूरी एक हड्डी नहीं है, इसके अंदर छोटी छोटी क्या है, कशेरुकाएं। तो हमारी जो गर्दन वाला जो हिस्सा है इसमें कितनी कशेरुका होती हैं, 7 ज्यादातर में। मनुष्य में तो 7 होती हैं, ज्यादातर स्तनधारी होती हैं उसमें क्या होती हैं, 7। उदाहरण देख लो भाई, एक तो हो गया मनुष्य खुद, कौन से वर्ग का प्राणी है, स्तनधारी, होमोसेपियंस वैज्ञानिक नाम हो गया। इसके अलावा नीली वेहेल, ब्लू वेहेल मछली जो यहां पर देख रहे हो, वेहेल शार्क है वो कॉन्ड्रिक्थिक मछलियों में आती हैं, लेकिन वेहेल है वो स्तनधारी होती है, ध्यान रखने की बात है, भूल मत जाना। इसके अलावा गऊ अर्थात गाय, बोस इंडिकस इसका वैज्ञानिक नाम है। इसके अलावा डॉल्फिन जो गंगा नदी वगैरह में पाई जाती है, गंगा डॉल्फिन जिसे कहते हैं, हमारा राष्ट्रीय जल पशु है डॉल्फिन। और ये डॉल्फिन और ये 2 चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। ये सामान्य तौर पर आपको क्या लगेगी, मछली है, मछली लगेंगी, लेकिन ये मछली वैसे तो दिखने में तो मछली है, लेकिन इनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, इस कारण इनको स्तनधारियों में शामिल किया जाता है। ये मछली नहीं है बल्कि क्या है, स्तनधारी है, ध्यान रखना है। इसके अलावा सिंह, लोयन जिसे बोलते हैं पेंथेरा लियो, हाथी एलिफेंसिस मैक्सिमिस, कुत्ता कैनेलिस ल्यूपस फेमेलियरस,
और ये आपका क्या हो गया, चमगादड़ बेट। पेट्री पेट्रोपस उड़ने वाला स्तनधारी, ये चमगादड़ ही याद रखना। एक तो अंडज वाला याद रखना, और चमगादड़ को सामान्य तौर पर हम पक्षी मान लेते हैं, लेकिन पक्षी नहीं है बल्कि क्या है, स्तनधारी। आपकी ब्लू व्हेल और डॉल्फिन लगने पर मछलियां लगती हैं, लेकिन मछलियां नहीं है भाई, क्या है वो, स्तनधारी, ये याद रख। बाकी ये डकबिल है जिसको अभी हमने पढ़ा था, अंडे देने वाला स्तनधारी। ये आपने कंगारू देख लिया। ये चमगादड़ ऐसा स्तनधारी जो उड़ता है, और इसके अलावा ये है ब्लू व्हेल। तो ये था स्तनधारी। तो ये सब कुछ हमने आपको बता दिया है किसके बारे में, जो टेट्रोपोडा है उसके जो 4 वर्ग हैं वो कौन कौन से हैं, इनके बारे में हमने देखा है। तो हमारा जो जंतु जगत है इसका वर्गीकरण वाला जो टॉपिक था ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, और अगले वाले वीडियो में हम इनसे संबंधित जो हमारा जंतु जगत का वर्गीकरण है उनसे संबंधित एमसीक्यू लेकर आएंगे। तो आगे वाला वीडियो जरूर आपको देखना है, और इस वीडियो को भी देखकर अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो वो चीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। धन्यवाद।